हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम ITI फर्स्ट ईयर का वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन सब्जेक्ट का साइंस का जो लेसन है वेग एवं चाल, स्पीड एवं वेलोसिटी, उसको स्टार्ट करेंगे। इसमें गति को परिभाषित करना है। गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु है वह समय के परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह उस वस्तु की गति कहलाती है। ठीक, विराम अवस्था की परिभाषा। विराम अवस्था, अगर कोई वस्तु समय के परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो वह उसकी विराम अवस्था कहलाती है। जिस प्रकार किसी मेज पर कोई वस्तु रखी है तो उस वस्तु की वह अवस्था विराम अवस्था कहलाती है। फिर गति के प्रकार। गति मुख्यतः निम्न 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है रेखीय गति। कोई वस्तु बिंदु A से B तक, जैसे ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, बिंदु A से B तक सीधी रेखा में गति करती है तो वह उसकी रेखीय गति कहलाती है। 2 नंबर वर्तीय गति, इसको घूर्णन गति भी कहते हैं। कोई वस्तु है वह अपने चारों ओर वर्ताकार पथ पर गति करती है तो उसकी गति वर्तीय गति कहलाती है। फिर 3 नंबर है दोलन गति। इसे कंपन गति भी कहा जाता है। जिस प्रकार किसी घड़ी का पेंडुलम गति करता है या कोई झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति झूल रहा है तो उसकी इस अवस्था को दोलन गति या कंपन की गति कहते हैं। अब दूरी को परिभाषित कीजिए। अब दूरी को परिभाषित करना है। कोई वस्तु बिंदु A से स्टार्ट होकर बिंदु B तक पहुंचती है तो उसके द्वारा तय किया गया कुल मार्ग उसकी दूरी कहलाता है। फिर विस्थापन को परिभाषित करना है तो कोई 2 बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जिस प्रकार ये 2 बिंदु है, बिंदु A है यहाँ पे बिंदु B है और यहाँ पे बिंदु C है। कोई वस्तु है उसने चलना स्टार्ट किया, बिंदु A से B तक पहुंची तो उसने 4 मीटर की दूरी तय की। फिर वही वस्तु बिंदु B से बिंदु C पर पहुंची तो उसने 3 मीटर की दूरी तय की। इस प्रकार अगर उसकी दूरी देखी जाए तो यहाँ A से B तक 4 मीटर, B से C तक 3 मीटर, यानी उसकी कुल दूरी कितनी होगी? 7 मीटर होगी। और अगर उसका विस्थापन ज्ञात करना हो तो बिंदु A से बिंदु C तक जो न्यूनतम दूरी होगी वह उसका विस्थापन कहलाएगी। ठीक है, और इस विस्थापन को ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज पर विकर्ण त्रिभुज का ये कर्ण भुजा है इसको ज्ञात करेंगे। और कर्ण भुजा ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसमें आधार दे रखा है 4 तो 4 की स्क्वायर कर देंगे और लंब दे रखा है 3 तो 3 की स्क्वायर कर देंगे। 4 की स्क्वायर करेंगे तो 16, 3 की स्क्वायर करेंगे तो 9, इनका योग करेंगे तो 25। अब हमें कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण के लिए कर्ण भुजा इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 25 के ऊपर √ लगेगा और √ 25 का मान होता है 5, यानी कर्ण भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 5 मीटर आ गई। यानी अब इसका विस्थापन कितना हो गया? 5 मीटर हो गया इसका विस्थापन। इसी प्रकार अगर विस्थापन को समझना है तो हम एक उदाहरण और लेते हैं कि ये तो वस्तु है और इसने B तक यानी A से B तक गति की और इसकी दूरी 10 मीटर है, यानी इसने सीधी रेखा में गति किया है तो इसकी दूरी 10 मीटर है तो विस्थापन भी 10 मीटर ही होगा। अगर यही वस्तु बिंदु A से C और C से वापस अगर B पर आती है और इस समय इसने दूरी अगर 15 मीटर तय की है तो इसका विस्थापन हम इस सीधी रेखा को यानी 10 मीटर को ही मानेंगे। ठीक उसी प्रकार ये वस्तु A से चलना स्टार्ट किया, इसने D पर पहुंचा और D पर पहुंचने के बाद ये वस्तु E पर पहुंचती है तो फिर B पर पहुंचती है। इस समय इसने यहाँ से 15 मीटर की दूरी को तय किया है, यहाँ इसने 5 मीटर की दूरी को तय किया है और E से B तक इसने फिर 15 मीटर की दूरी को तय किया है। तो इस अवस्था में भी हम इसका
इसका विस्थापन A से B तक 10 मीटर ही लेंगे। यानी विस्थापन की परिभाषा यही होती है, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब हम विस्थापन और दूरी में क्या डिफरेंस होता है वो समझेंगे। जिस प्रकार दूरी लिखा हमने और इस तरफ विस्थापन लिखा है। अब देखो, विस्थापन ज्ञात करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है और दूरी ज्ञात करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इनका पहला अंतर यही लिखेंगे कि इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं और विस्थापन ज्ञात करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। तो इसमें लिखेंगे दिशा की आवश्यकता। ठीक है। और दूसरा कारण लिखेंगे कि दूरी है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, तो यह एक अदिश राशि होगी। यह क्या होगी? अदिश राशि। और विस्थापन ज्ञात करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, तो इसको सदिश राशि माना जाएगा। इसको सदिश राशि मानेंगे। फिर अगर तीसरा डिफरेंस इसमें देखें तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन है ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है। विस्थापन के लिए धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अवस्था हो सकती है, जबकि दूरी के लिए हमेशा धनात्मक अवस्था ही होती है। किस प्रकार होती है ये धनात्मक और ऋणात्मक? इसको समझने के लिए देखते हैं कि ये कोई वस्तु है, यहाँ पे बिंदु A पे है। अगर इसने बिंदु A से B तक चला और 5 मीटर की दूरी तय की, तो इसकी दूरी धनात्मक दिशा में होगी और विस्थापन भी इसका धनात्मक 5 मीटर माना जाएगा। अगर यही वस्तु बिंदु B से पुनः A पर आ जाती है, तो इस अवस्था में इसकी दूरी है वो तो 10 मीटर हो जाएगी, क्योंकि A से B तक गई तो इसने 5 मीटर की दूरी तय की और B से वापस A पर आई तो इसने 5 मीटर की दूरी तय की, तो इसकी कुल दूरी 10 मीटर हो जाएगी। जबकि बिंदु A पर इसका विस्थापन है वो 0 हो जाएगा। यानी विस्थापन हम यह भी बोल सकते हैं कि धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और 0 भी हो सकता है। और अगर यह बिंदु A से वापस बिंदु C की तरफ गति करती है और मान लो 5 मीटर यहाँ चला, तो अब इसका विस्थापन ऋणात्मक माना जाएगा। जबकि अब इस अवस्था में इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? इसकी दूरी हो जाएगी 15 मीटर। यानी अब इसकी दूरी कितनी? 15 मीटर हो जाएगी। ठीक है। इस प्रकार हम दूरी और विस्थापन में डिफरेंस, दूरी और विस्थापन की परिभाषा को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है। अब हम चाल को परिभाषित करेंगे। चाल क्या होती है? अब देखिए, चाल की परिभाषा होती है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल के बराबर हम एक सूत्र भी लिख सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है। यानी चाल की परिभाषा क्या होगी? कोई वस्तु है, उसने एकांक समय में वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी को उसकी चाल कहते हैं। और चाल का सूत्र है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी का मात्रक लेंगे तो दूरी का मात्रक होगा मीटर, समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो अब चाल का SI मात्रक, चाल का SI मात्रक, इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगर चाल की परिभाषा के साथ साथ उसका SI मात्रक पूछे तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम वेग को परिभाषित करेंगे। इसी प्रकार हम वेग को परिभाषित करेंगे। तो वेग की परिभाषा क्या होगी? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया कुल विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। और वेग का सूत्र क्या होगा? वेग बराबर विस्थापन
बटा समय। अब देखो हमने चाल का सूत्र लिखा और चाल का सूत्र लिखा दूरी बटे समय। अब चाल में दूरी है, अदिश राशि है, तो इसका जो मात्रक उत्पन्न होगा यानी मीटर प्रति सेकंड होगा तो वह भी अदिश मात्रक होगा, जबकि वेग में विस्थापन बटे समय और विस्थापन एक सदिश राशि है तो इसका मात्रक होगा वह भी सदिश मात्रक होगा। इस प्रकार वेग और चाल को हमने परिभाषित और इसके सूत्र लिखे। ठीक है।